नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों को, हमारे परिवारजनों को, हम सबके भाइयों को, बहनों को और हर वो साथी को जिसने एक साथ बहुत साल से ये मंजिल तय की है, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स के हर एक दर्शक को दिल से नव वर्ष की बहुत शुभकामनाएं। 2025 का साल कोई बहुत बेहतरीन सालों में से नहीं था दोस्तों। ये साल उथल पुथल भरी घटनाओं से भरा था। ये साल कुछ प्रियजनों को खोने का साल लोगों के लिए था। ये साल तनाव भरा साल था और सबसे एक भयानक बात जो देश के रूप में हुई कि हम नफ़रत एक दूसरे से करना ज़्यादा सीख गए। 2026 में ये सारी चीज़ें ठीक हों और हम एक अच्छे तरक्की और अमन पसंद इंसान बने, एक दूसरे से प्रेम करें और भारत को आगे लेकर जाएं। यही दुआ है, यही तमन्ना है, यही भगवान से प्रार्थना है। नए साल में सबका स्वागत एक वीडियो से हुआ है और वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था नहीं। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है तुम बात? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए। नहीं, शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया करो, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं। आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर तो क्या करेंगे? वहाँ 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। सबसे पहले तो कैलाश विजयवर्गीय का ये जो वीडियो आपने देखा, इसके बाद मन में क्या सवाल आया आपके? क्या मतलब आपने महसूस किया? देखिए, एक इंसान होने के नाते हमें सिखाया जाता है कि किसी भी इंसान से आप नफरत ना करें, लेकिन कई बार उस इंसान की हरकतें ऐसी होती हैं कि आपके पास कुछ चारा बचता नहीं। मतलब इस कदर गिरी हुई बातें लोग करने लगते हैं कि आपके पास क्या अल्टरनेटिव क्या है। तो नफरत इतनी गैर जरूरी चीज़ भी नहीं है कि जो ना की जा सके। जब उसकी ज़रूरत है तो कर लेनी चाहिए। मैंने जब कैलाश विजयवर्गीय की वो देखी है वीडियो, तो उनके बोलने चालने का ढंग, उनका जो लहजा है वो इतना ख़राब था, इतना गंदा था। जो उनकी भाषा थी वो किसी भाजपा के शब्दों में कहें तो, कांग्रेस के लोग कहें तो समझ में आती बात, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसी तथाकथित संस्कारी पार्टी, बड़ी मर्यादित पार्टी और राम और कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी के नेता और एक महत्वपूर्ण नेता की भाषा इतनी गंदी, इतनी गिरी हुई होगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन उस पत्रकार ने जो जवाब दिया उनको उस समय, वो बड़ी बात है। वो बड़ी बात भी है और महत्वपूर्ण बात भी है। उन्होंने उनके लहजे पे भी आपत्ति करी, उनके बात करने पे भी, और उनको डांटा एक तरीके से पत्रकार ने। इस हिंदुस्तान में जब आज के दिन आप कामना कर रहे हैं कि नव वर्ष में सारी चीज़ें ठीक हों, वो तो एकदम से तो नहीं होंगी, क्योंकि जो कल था वो आज है, तो धीरे धीरे चीज़ें होंगी। तो अगर इतना भी हो जाए कि भारत का मीडिया नेताओं की बदतमीजी का जवाब देने लगे, और तमीज से दे, बदतमीजी से नहीं देना, तब भी चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुधार आने की संभावना बनी रहेगी। और कैलाश विजयवर्गीय ठीक है, मध्य प्रदेश में उनका एक अपना स्थान है वहाँ की राजनीति में, और प्रधानमंत्री, और मुझे एक ज्योतिषी ने बताया था कि वो कुछ ज्योतिषीय उपाय करते हैं। अच्छा। और वो साड़ी बांध के सोते हैं। ऐसा पता नहीं कितना सच है इसमें, पर ऐसा कहते हैं कि वो रात को साड़ी बांध के सोते हैं किसी ज्योतिषीय उपाय में। हाँ, ये कुछ तांत्रिक साधना है। मैंने भी कई बार सुना था कि एनटी रामाराव भी इस तरह का श्रृंगार करते थे रात्रि में, और नवीन पटनायक के विषय में भी कहा जाता। तो अगर कैलाश विजयवर्गीय रात को स्त्री के परिधान में अपने आप को विश्राम करते हों, रहते हों, तो इस पर कोई बड़ी बात नहीं है। और लेकिन अगर उनके अंदर कहीं स्त्रीत्व का गुण भी अगर है, तो वो तो इस व्यवहार में तो नहीं झलकता। एक नारी की भाषा तो बड़ी गरिमापूर्ण होती है। तो कैलाश विजयवर्गीय ये ऐसी एक पूरी जमात है। और दरअसल इनकी जो बात आपने कही ना कि फालतू की, इनके लिए इनकी प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ हैं, इन्होंने सीधे सीधे बता दी हैं।
हमारी प्राथमिकताएं ये इनके इन प्रकारेण सत्ता में बने रहना, नंबर 2 चुनावों को लगातार जीतते रहना, नंबर 3 कहीं से कुछ भी सवाल उठे उस पर जवाब ना देना, मौन धारण करना और जवाबदेही से बचना, और अपनी पिछली कही हुई बातों पे कतई भी अमल नहीं करना और पूरी बेशर्मी से उन चीज़ों से पलट जाना। इनका सिलेबस ये है बीजेपी के नेताओं बीजेपी का, सब पूरी बीजेपी का। और आप देख लीजिए 11-12 साल के इतिहास उठा के कि कभी भी महत्वपूर्ण मुद्दों पे, जैसा आपने कहा दूषित पानी पी के बच्चे मरे या बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं, उन पे ये लोग बिल्कुल मौन धारण कर लेते हैं, या विजय वर्गीय की तरह कहेंगे कि फालतू की बात है। घंटा शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने, इतना मतलब आपत्तिजनक शब्द है। और अभी मैं अमित शाह की वो देख रहा था वीडियो, उसमें भी किसी पत्रकार ने उनसे पूछा पश्चिम बंगाल के बारे में, तो उन्होंने कहा भैया मेरी पार्टी की छोड़ो, बंगाल की चिंता करो। भाई आपकी पार्टी सार्वजनिक जीवन में इस देश में लोकतांत्रिक ढंग से बना हुआ एक राजनीतिक दल है, उसके बारे में सवाल करने का अधिकार हर एक को है, वो भी प्रश्न उठाएंगे। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह जैसा बड़ा नेता भी पत्रकारों के सवालों के जवाब में ऐसी बेतुकी और बेहूदगी भरी बातें कहते हैं, और उन्हें इस बात का कोई मलाल नहीं होता कि हमने ये चीज़ कह दी। तो भारतीय जनता पार्टी एक अपनी रो में बहने वाली पार्टी है, उन्हें किसी बात से कोई चिंता नहीं है। अभी चीन ने ये कहा है कि युद्ध हमने रुकवाया, ऑपरेशन सिंदूर, मौन है। 100 से ज़्यादा बार तो ट्रंप कह चुके कि हमने युद्ध रुकवाया, अब चीन ने भी दावा कर दिया, और जिसका युद्ध रुकवाया है उसने मौन धारण किया है, वो बोलते ही नहीं, वो बताते हैं। हाँ, तो ये जो जवाबदेही के प्रति इतनी जो उदासीनता है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, ये बिल्कुल ही अलोकतांत्रिक है। इसमें कहीं भी डेमोक्रेसी का कोई भी पुट नहीं है रत्ती भर भी, और इस तरह की हरकतें वही लोग कर सकते हैं। देवीलाल तो कहा करते थे कि लोकराज से चलता है, और हमने अब इसका आपको उल्टा कर देना चाहिए कि पूरी नंगाई से चलता है। तो इन्हें दे डोंट बोदर कि कहाँ क्या कह दिया, ये कोई इशू नहीं है। हाँ, लोग मरें, 100 लोग मर जाएं, 150 लोग मर जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन्होंने अपनी शूटिंग वूटिंग करते रहना है, अपने कपड़े बदलते रहना है, अपने श्रृंगार की ओर ध्यान देना है। तो आम लोगों के दुख दर्द से, पीड़ा से इनका कोई लेना देना है नहीं। अच्छा सर, आज हरियाणा के ना नए डीजीपी मिले हैं हरियाणा जी को, और सरप्राइजिंगली ये डीजीपी मनोहर लाल जी की पसंद नहीं बताए जाते, कहते हैं कि नायब जी की पसंद है ये। तो हरियाणा इतिहास के उसी मुहाने पे आके खड़ा हो गया है जब चौधरी बंसीलाल जी को मुख्यमंत्री बनाया गया और उन्होंने एकदम से अपना उन सारे प्रभावों से मुक्त होकर वो हरियाणा में एक अलग छवि से अपना गढ़ी उन्होंने, और हरियाणा को भी नए सिरे से बनाया। तो क्या गुरु चेला के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग थी, क्या वो कहीं कमज़ोर पड़ी है, या फिर कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, गुरु और चेले के बीच में जब गुरु और चेला एक ही लाइन में चल रहे हों, उनके मकसद एक तरह के हों, तो उनके अंदर विवाद होना, प्रतिस्पर्धा होना, ये सामान्य सी चीज़ है। चौधरी बंसीलाल और भगवदयाल शर्मा जी का दौर लोगों ने देखा जिन्होंने, उसमें भी एक स्थिति थी कि चौधरी बंसीलाल शायद उन्हें किनारे ना लगाते अगर पंडित जी उनको ज़्यादा ना खींचते उस रस्सी को। तो कई बार गुरु इतना हावी हो जाता है कि वो चेले के अस्तित्व पे सवाल लगना शुरू हो जाता है कि चेला है भी कि नहीं। और चेला जो है वो मतलब इतना तो कि कोई हीन भावना से ग्रस्त नहीं हो सकता ना व्यक्ति की हर तरह के अपमान को सहता रहे। तो जब से नायब सिंह बने हैं इस प्रदेश में, एक आम राय ये बनी हुई थी भारतीय जनता पार्टी में, लोगों को छोड़ दो कि उनका अपना कोई वजूद है नहीं, और ऊपर की जो जिस तरह की सूचनाएं आती हैं उनकी पुष्टि करने का कोई आधार तो होता नहीं। ये भी कहा जाता है कि ऊपर जो केंद्र की राजनीति में 2 धड़े बने हुए हैं, एक का नेतृत्व इस समय अमित शाह कर रहे हैं और दूसरे का आदित्यनाथ योगी कर रहे हैं। और अमित शाह ने एक बढ़त हासिल करी है कि जो प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश वाले को छोड़ के, चूँकि वो तो प्रतिद्वंदी हैं ही, बाकी तमाम चीफ मिनिस्टर्स को अपने खेमे में वो ले आए हैं। अच्छा। और अब उनकी जो है, जैसे हरियाणा में भी वो चाहते थे,
आपने देखा होगा हरियाणा में जब जब भी अमित शाह हैं उन्होंने अपनी आदत से अलग हटके नायब सिंह सैनी की बहुत तारीफ की है, उनकी मुस्कुराहटों पे भी टिप्पणी की है, उनको बड़ा बहादुर भी बताया है, सारी चीज़ें की हैं। राजनीति में ऐसे बयानों का एक अर्थ होता है, ये बिना मतलब नहीं होते। अब जो सूचनाएं आ रही हैं वो इस तरह की हैं कि अब नायब सिंह सैनी वो नहीं रहे जो साल 1.5 साल पहले थे, बदल गए और सत्ता बदलवाती है और एक जवाबदेही भी होती है कि हर चीज़ के लिए जिम्मेवार तो मुख्यमंत्री है। और अगर प्रशासन में कहीं पकड़ नहीं होगी या प्रशासनिक विफलताएं होंगी या भ्रष्टाचार के केस उजागर होंगे तो वो जिम्मेवारी तो मनोहर लाल खट्टर की है नहीं, वो तो मुख्यमंत्री की है। अब अनिल विज ने इतना बड़ा घोटाला सामने एक मंत्री नहीं ला के दे दिया कि इसकी जांच करो, और इससे भयंकर चीज़ क्या होगी। तो ये जो एक संदेश लोगों में जा रहा था कि पकड़ नहीं है नायब सिंह सैनी की, इससे उबरने की कोशिश उन्होंने शुरू कर दी है। डीजीपी के चयन में भी उन्होंने जो वो चाहते थे काफ़ी हद तक उसका सम्मान हुआ है। और एक आप देख रहे होंगे ऐसी चर्चा अखबारों में आ रही है कि जब अमित शाह आए थे अभी हरियाणा में, हालिया उनका दौरा था, तो खट्टर साहब आसपास ही कहीं होते भी उस कार्यक्रम में नहीं गए थे। और इस तरह की भी सूचनाएं मैंने अखबारों में पढ़ी हैं कि राजनाथ सिंह और खट्टर मतलब वो एक दो और नेता हैं जिन्हें अभी मार्गदर्शक मंडल में भेजने की तैयारी है। ये भी चर्चा है कि अमित शाह जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बनाए जा सकते हैं भारत के। नहीं, फिर प्राइम मिनिस्टर डिप्टी से क्यों साध रहे हैं जी? हाँ, उसकी भी वजह ये है कि इस समय सत्ता संघर्ष चल रहा है अमित शाह बनाम आदित्यनाथ योगी में। भारतीय जनता पार्टी है, उससे जुड़े लोग इस बात पे कभी हानि भरेंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि ऐसा हो रहा है। और नरेंद्र मोदी की हार्दिक इच्छा ये है कि उनके बाद अमित शाह नेतृत्व करें। और उस स्थिति में अगर आपने योगी जी को पीछे हटाना है तो अमित शाह को सक्रिय होना पड़ेगा, और वो सक्रिय हो गए हैं। और मुख्यमंत्रियों को अपने खेमे में लाना, उनको प्रमोट करना, इस तरह की नीति वहाँ चल पड़ी है। और हमारे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो भी, जो मेरी सूचना है, कि काफ़ी हद तक अमित शाह के बहुत बहुत करीब पहुँच चुके हैं। पहुँच चुके का मतलब खुद अमित शाह ने ये कोशिश की है कि वो मेरे पास आए। तो अमित शाह इस समय आप ये मान के चलिए अगर वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो स्वतः स्वाभाविक रूप से उनका कद योगी जी से बड़ा हो जाएगा, राजनीति में बड़ा हो जाएगा। क्योंकि उप प्रधानमंत्री का मतलब ये है कि वो आदमी प्रधानमंत्री का उसमें कैलिबर है, उसका कद है, लेकिन चूंकि दो प्रधानमंत्री नहीं हो सकते इसलिए उनको रखना पड़ता है। इतिहास में जितने भी हुए हैं अधिकांश, चाहे वो पटेल हुए हों या आपके चौधरी चरण सिंह रहे हों, वो ऐसे ही लोग थे जो प्रधानमंत्री पद की जिनमें योग्यता थी, पात्रता थी। लेकिन वही सवाल है कि 2 पीएम नहीं हो सकते, तो इसीलिए डीपीएम बनाना पड़ता है। चौधरी देवीलाल की भी स्थिति थी बीपी सिंह के टाइम में। तो अगर अमित शाह को, जैसी कि सूचनाएं हैं और चर्चा चल रही है, अगर वो डीपीएम बन जाते हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो उनका स्टेचर आदित्यनाथ से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए डीपीएम बनने की भी उनकी चर्चाएं सारी चल रही हैं। आप अगर इनके किसी भी नेता से पूछेंगे तो वो इनको सिरे से खारिज कर देंगे कि भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति ऐसी है ही नहीं। वो तो आपने क्वालिटी बताई है इनकी सारी। हाँ, लेकिन सत्ता है तो संघर्ष तो स्वाभाविक है। लेकिन ये तो सच है जी, अभी मनोहर लाल जी दिखाई कम देते हैं हरियाणा में, पहले बहुत दिखते थे वो। हाँ, अब उनकी उपस्थिति हरियाणा में कम दर्ज हो रही है और वो भी इस चीज़ को समझने लगे हैं कि चेला चीनी होगा, चेला जो है नियंत्रण से बाहर हो रहा है धीरे धीरे। और ये करेंगे बहुत सम्मान के साथ सारी चीज़ें। अंत तक वो यही कहेंगे कि मेरे गुरु हैं, मेरे पिता समान हैं, है ना, मैं तो एकलव्य हूँ। मतलब जो इनकी भाषाई जो दक्षता इन्होंने हासिल की है इस तरह की, और करते सारी चीज़ें हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कितने प्रेम से अडवाणी जी का इलाज किया, है ना। और तो ऐसे ही हो जाते हैं। तो मैं जो शुरू से कहता रहा हूँ कि भाजपा और कांग्रेस के अंदर ये है कि कांग्रेस के लोग जो हैं वो लड़ने के लिए कमरों से बाहर निकल कर, लेकिन एक अच्छी चीज़ मुझे लगती है जी इसमें, इनका मार्गदर्शक मंडल है ना, उसमें उम्र बड़ी होती है नेताओं की, वो बहुत लंबा समय देखते हैं। हाँ, ये देख ली कि अडवाणी जी 95-96 साल के हैं, जोशी जी भी ये हैं, और लंबी उम्र जीते हैं। एक लालच भी हो सकता है ज़्यादा जीने के लिए, हम मार्गदर्शक मंडल में चले जाओ, बेशक कुछ मिले या ना मिले, कम से कम जन्मदिन पे या उस पे गुलदस्ते देने तो लोग आ जाते हैं, है ना।
दीर्घायु होने की लेकिन सर एक गारंटी वैसे ही, ये भी आप फालतू का ही सवाल इस पर काउंट करना, मोदी जी को देश ने जिस रूप में देखा है, ये इंसान बिना सत्ता के कैसे रह पाएंगे जी? मान लो कभी इनको हटना पड़ा, ये अमित शाह इनको रिप्लेस करे, ये इंसान मतलब बिना सत्ता के जिएंगे कैसे? देखिए, मोदी जी इतिहास में एक ऐसे बिरले व्यक्ति हैं कि वो एक दिन भी विधानसभा नहीं गए, विधायक नहीं बने और सीधे मुख्यमंत्री बन गए। 12-13 साल निर्विघ्न रूप से उन्होंने सत्ता चलाई। एक दिन भी वो पार्लियामेंट में नहीं गए, लोकसभा का चुनाव नहीं जीते, सीधे प्रधानमंत्री बन गए। कोई व्यक्ति लगातार 22-23 वर्षों से सत्ता से एक पल के लिए भी अलग नहीं हुआ, तो उसका सत्ता के प्रति कितना आकर्षण होगा। 14 का कि आप चुनाव लड़ा कल्पना था कर मोदी सकते जी ने, हैं? लड़ा था 14 का चुनाव, बाद में लड़ा ना, प्रधानमंत्री बनने के बाद लड़ा ना चुनाव। तो यही तो विशेषता है उनके। और जिस तरह का उनका है स्वभाव है, चरित्र है, मुझे ये लगता है कि अगर उन्होंने वस्तु स्थिति को समझते हुए कभी ये घोषणा करनी भी हुई कि वो अब संन्यास लेंगे या छोड़ रहे हैं, तो उस समय का जो निबंध है वो उन्होंने तैयार कर रखा होगा। वो इतनी बढ़िया इतनी अच्छी बातें कहेंगे कि लोग पिछले जो उनके कारनामे हैं कि उनकी छाया भी उस पर ना पड़े। चूंकि बातें बनाने में जितने माहिर वो के साथ मूल्यांकन करते हैं इंसान का। देखिए, इतिहास जब करेगा तब करेगा। पहले तो वो कहते हैं ना कि पत्रकारिता जल्दबाजी में लिखा गया इतिहास है। तो जो लिखा जा रहा है वो इतिहास ही तो है। तो इस देश की पत्रकारिता को न्याय तो कर नहीं रही जिस तरह का लिख रही है। और ये इतिहास सर, ये जर्नलिस्ट है जो कभी बोलते भी नहीं थे, अब ये थोड़ा बोलने लगे हैं, अब ये तंग आ गए हैं। ये मतलब बड़े चैनल पे इन्होंने कहा कि कब तक हम ये नफरत भरी पत्रकारिता करते रहेंगे। हाँ नहीं, वो तो आप ये देखे ना, जो अपने एक अवस्थी जी हैं, शायद किसी चैनल में थे बड़े पत्रकार, तो उन्होंने कहा कि हम किसी शौक में नहीं बने हुए, हमें कोई अच्छा नहीं लग रहा है ये, हम भी अपने आप को बड़ा अपमानित जलील महसूस करते हैं, हमें भी बड़ा अपराध बोध होता है। तो ये सबको हो रहा है। जो गोदी मीडिया के जितने भी भारत में पत्रकार हैं, आप ये मान के चलना कि जिनकी आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, उनका तो खैर छोड़ो, कोई इलाज नहीं है, लेकिन अधिकांश लोग उसमें ऐसे हैं जिन्हें अपने आप पे कौफ्त होती है, मतलब कि किस जिल्लत की ज़िंदगी में हम जी रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं होता, ये लोग जब अपने घर परिवार में जाते होंगे तो मान लिया इनके माता पिता अगर हैं और वो इस तरह की वो हरकतें देखते होंगे, कभी तो दुत्कारते होंगे कि कितना गिरोगे। कभी पत्नी भी कहती होगी, बच्चे भी कहते होंगे कि किस हद क्या, कहाँ तक क्या करोगे। तो मुझे लगता है भारतीय परिवारों की संरचना जिस तरह की है, उसमें आपस में बैठ के भी लोग सलाह देते हैं, चर्चा हो जाती है। तो ये परिवर्तन थोड़ा जैसे ही ये दिखेगा कि सत्ता अब जा रही है या भारत मोदी विहीन होने जा रहा है भारत की सत्ता, तो आपको ये सुर और बदल जाए, जो ज़्यादा बदलेंगे उस तरह की। होता ही है, समय के साथ चीज़ें चलती हैं। लेकिन चलो, इसमें हरियाणा का तो फायदा ही है जी, सच बताऊं तो। अगर मान लो नायब जी मुक्त हो जाए इस मनोहर लाल जी की छाया से, तो कम से कम सफलता और असफलता दोनों की जिम्मेदारी इनकी होगी। हाँ देखिए, इतिहास जब नायब सिंह सैनी का मूल्यांकन करेगा तो बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करेगा वो कि कैसे रहे। चूँकि इतिहास है ना, चौधरी बंसीलाल का भी मूल्यांकन क्या है। आप कल्पना करके देखिए कि अगर वो भगवत दयाल शर्मा की शैडो से बाहर ही नहीं आ पाते तो क्या होता? तो चौधरी बंसीलाल आज उतना बड़ा कद नहीं होता जितनी बड़ी आज हम बात करते हैं। बिल्कुल। तो ये जो मौके हैं जीवन में कभी कभार मिलते हैं और बहुत बिरले लोगों को मिलते हैं कि आप मुख्यमंत्री बन गए और आपके पास करोड़ों लोगों का जीवन संवारने सुधारने का एक मौका मिला है। और एक विशेषकर आप जिस समुदाय विशेष से आते हैं उसकी भी उम्मीदें होती हैं। हरियाणा में तो एक होता है ना कि हमारा चीफ मिनिस्टर, तो ओबीसी समाज की भी पूरी प्रतिष्ठा इसी बात पर निर्भर करती है कि नायब सिंह सैनी अब फॉर्म में आ जाएं। हाँ, क्योंकि ओवरऑल अगर समाज अपना मुख्यमंत्री होने का दावा करता है तो फिर वे भी चाहेंगे कि वो कम से कम काम करे। ऐसे प्रोसेस में ना टाइम लग जाता है। जैसे शुरुआत नायब सिंह सैनी की हुई थी मनोहर लाल जी के साथ में उनके सहायक के रूप में, और उनकी ज़िंदगी पे बहुत एहसान रहे हैं खट्टर साहब के, तो इस एहसान उतारने की प्रक्रिया इतनी आसान भी नहीं होती और इस चंगुल से निकल पाना बहुत आसान भी नहीं होता। तो उसमें टाइम लगता है। चर्चाएं तो शुरू से होने लगी थी
पहले 3-4 महीने में शुरू हो गई थी कि डमी है, डमी है, डमी है। उन्होंने खुद भी कहा मैं डमी नहीं हूँ। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार ने यहाँ आके घोषणा की थी कि भाई मुख्यमंत्री ने ये कहा कि मैं तो चपरासी भी नहीं बदल सकता, आज तक उसका खंडन नहीं हुआ। नहीं हुआ विधानसभा में, बहुत अजीब तरह का खंडन हुआ है। जो रघुवीर कादियानी जी हैं वो उन्होंने कहा कि आपके बारे में तो ये भी कहा कि आप चपरासी तक नहीं बदल सकते, तो वो उन्होंने एक बहुत ही अजीब तरह का गोलमोल ऐसा जवाब दिया सर, मैं सुन हो गया और इवन विपक्ष को समझ नहीं आया। बोले ऐसा है मेरे पास 3-4 बार मैं लोगों से मिलता हूँ दिन में, तो ये लोग भी मेरे पास आए दिन में कि हमें आपके साथ फ़ोटो खिंचवाना है, और मैंने इनके साथ फ़ोटो खिंचवा लिया और बाद में पता उन्होंने मेरे बारे में बाहर जाके ऐसे बोल दिया, जबकि वो जो मीटिंग है सर वो तो रामदास अठावले की मौजूदगी में हुई है, और वो बाहर वो जो उनकी वहाँ तो फोटो है ही नहीं, वो तो अंदर का फोटो है, उनके ड्राइंग रूम का फोटो है। जबकि उन्होंने भरी विधानसभा ये कह दिया है कि मेरे पास मेरे लाइन में लग के आए वो और फोटो खिंचवा लिया और बाहर जाके बात की, जबकि अठावले थे उनके साथ मीटिंग। ये तो कन्विंसिंग नहीं है, नायब सिंह सैनी की इस बात को कोई नहीं मानेगा, और वो विपक्ष ने मान लिया थी उस समय। और इतना गंभीर आरोप वहाँ लगा था उस समय, तो उनको तभी तत्काल खंडन करना चाहिए था। पूरी मीडिया एडवाइजर्स की फौज उनके पास में है, पूरा संगठन खड़ा है, प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे तो आज तक नहीं ध्यान आता इस घटना की जो आप विधानसभा की बता रहे हैं, इसके बीच में कभी भी पार्टी के किसी भी नेता ने इस बात का खंडन किया हो। और राजनीति देखो आप कितनी क्रूर चीज़ है सर। मनोहर लाल खट्टर, ASI संदीप लाठर ने सुसाइड कर लिया था जी जी, वो PGI तक पहुंच गए थे, उनके परिवार से मिले और मैं ये करवा दूंगा, इनका ये हो जाएगा। उनकी जो पत्नी है संदीप लाठर की, उसको HKRN में जॉब ऑफर की थी इन्होंने पहले, वो नेट सेट सब है जी उसके पास, एस्टेट वगैरह, उन्हें बेचारे ने मना कर दिया कि मुझे तो परमानेंट हो गया। अब उसको दूसरा ऑफर लेटर इन्होंने भेजा MDO में जो स्कूल है ना सर, कैंपस स्कूल, उसका मतलब ये लोग ASI संदीप लाठर के जो प्रोमिसेस हैं उनके परिवार वालों को, वो उसको भी पूरा नहीं कर पा रहे जी अभी तक, करेंगे भी नहीं। मतलब तुम्हारे पास सारी सरकार है, तुम अगर किसी की जेन्युइनली मदद करना चाह रहे हो, कैबिनेट में एक प्रस्ताव पास करो, तुम उसको DSP लगा दो, नियत नहीं है ना, तो आप उसको डिप्टी डायरेक्टर लगा दो कहीं पे। आप मतलब ये HKRN में क्या ऑफर दे रहे हो उसको नौकरियों के? ये तो एक तरीके से अपमानित करने वाली बात है। ना इनकी नियत है और ना ये चाहते कि इस तरह का, चूँकि इनके हर कदम के पीछे राजनीतिक व्यूह रचना होती है। जब तक राजनीतिक लाभ हानि का पूरा आकलन नहीं कर लेते तब तक इनके यहाँ कोई एक्शन होता नहीं। तो जिस कदम से इनको राजनीतिक लाभ मिलेगा उसको उठाएंगे, जिससे नहीं मिलेगा उसको नहीं उठाएंगे। ये बिल्कुल साफ है। तो नए साल में इसका मतलब कई चीज़ें बदलेंगी सर 26 में? नए साल में मैं ये देख रहा हूँ कि एक तो नायब सिंह सैनी नए तेवर में होंगे, और जो चीज़ें अभी हुई हैं प्रोसेस में, हम कह रहे हैं कि खट्टर साहब का प्रभाव कम हो रहा है, नायब सिंह का बढ़ रहा है, 2026 में ये खुल के आपको हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जैसी ये ठंड निकलेगी और गर्मी बढ़ेगी तो शरीर का तापमान नायब सिंह सैनी का भी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादा समय उनके पास है नहीं, 3.5-4 साल रह गए, ज़्यादा समय नहीं होता, और उनको अपने आप को प्रूव भी करना पड़ेगा। और केंद्र में अपने अमित शाह जी का, हाँ, और केंद्र की जो राजनीति है उसके अपने तकाजे हैं, उसके अपने प्रेशर्स हैं जिस तरह के, वो उसके तहत भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो राजनीतिक बदलाव केंद्र में भी बहुत होने हैं, 2026 में 27 तक हो जाएंगे और हरियाणा में भी होंगे। अच्छा सर, ये कैसा रहेगा अगर अमित शाह जी अगले प्रधानमंत्री बने, तो देश के लिए किस रूप में देखते हैं आप इसको? देश के लिए अमित शाह, अब ये देखिए कि हालत, सबसे बड़ी समस्या ये है कि नरेंद्र मोदी जी को लार्जर देन लाइफ वाला जो स्टेटस मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी और संघ के सामने बड़ी समस्या ये है कि नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प है ही नहीं। ये समस्या तब भी आई थी जब आफ्टर नेहरू हूँ, चूँकि नेहरू इतना बड़ा व्यक्तित्व था उनका कि उनको रिप्लेस करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। देश में आधे से ज़्यादा लोग तो मतलब मोदी जी को पसंद भी नहीं करते हैं। अगर आधे ये बीजेपी वाले लगाओ, भक्त टाइप के, जो देश में मतलब तीखा विभाजन भी है, मतलब पसंद नापसंद के बीच में वो भी है। और दूसरे इस पूरी अगर वैश्विक राजनीति की हम बात करें तो आप ये देखना कि जो बहुत बड़े आदमी के पास सत्ता में जो व्यक्ति आया ना, वो अजीब सा रहा, बहुत
लिटिल मैन कहलाते हैं इस तरह के लोग। लेनिन ने जब 1917 की क्रांति के बाद रूस का नेतृत्व संभाला था, तो उसके बाद आए थे स्टालिन, और एक बहुत बड़े नेता उस समय ट्रोट्स्की थे, वो छोड़ के चले गए थे। ट्रोट्स्की के अंदर सारे अच्छे गुण ही थे, सब बहुत बढ़िया आदमी था वो, लेकिन स्टालिन जैसा घटिया आदमी, तानाशाह, वो सत्ता पर काबिज रहा और करीब करीब 25-26 साल बना रहा। तो राजनीति का जो इतिहास है वैश्विक स्तर पर, वो आप देखेंगे तो उसमें मुझे लग रहा है कि कोई भी बन सकता है। तो उसमें अमित शाह की तो बड़े नेता हैं अमित शाह, उनके राजयोग लिखा, और जिस तरह और ये उसकी उनकी परफॉर्मेंस क्या होगी, देश का क्या होगा, तो आप देखो उसके बाद में रसिया का क्या हुआ था, क्या हुआ। अंत तो गत्वा ऐसे लोग जब राजनीति में आते हैं तो वो देश और समाज के लिए घातक ही सिद्ध होते हैं। ना अब वाले कोई देश के निर्माण में लगे हुए, भाषणबाजी है राष्ट्र निर्माण की, और आगे जो आएंगे इस पीढ़ी के वो नहीं आएंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख को लोगों को पढ़ लेना चाहिए, 5000 शब्दों का है। मुझे समझ में नहीं आ रही कि कांग्रेस की उसकी हिंदी करके क्यों नहीं बंटवा रहे लोगों के बीच में। लेख है जी? यही है, उसने ये बताया कि आरएसएस मोदी के बाद भी उतना ही इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि उसने यहाँ की संस्थाओं पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार का नेतृत्व नरेंद्र मोदी करें, अमित शाह करें, योगी करें या नायब सिंह सैनी कर दें, कोई भी कर दे, क्योंकि एक संस्था के रूप में आरएसएस ने इतनी पेनिट्रेशन कर ली है कि पूरा का पूरा नियंत्रण उनके हाथ में है। 5000 शब्दों का फ्रंट पेज पे आर्टिकल आया न्यूयॉर्क टाइम्स में कि आरएसएस ने पिछले 100 सालों में किस तरीके से पूरे भारतीय समाज को, पूरी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को अपने कब्जे में लिया है। अच्छा, इतना गंभीर प्रश्न है ये। और न्यूयॉर्क टाइम्स कोई छोटा मोटा अखबार नहीं है, ठीक बात है ना। उस पे नकली खबरें भी छपी हैं बना बना के कि प्रधानमंत्री के गुण गाए, हालांकि वो छपी नहीं थी, है ना, उस तरह का बना के। तो अब तो बिल्कुल ओरिजिनली वहाँ वो आ गया, बड़ा चर्चित लेख है वो। पढ़ना आज मुझे, पढ़ूंगा मैं उसको आज। हाँ, आप उसको तलाश करके पढ़िए। और विपक्ष चूँकि यहाँ का बोना है, कुछ समझ में उनका आता नहीं है, तो वो कुछ करते ही नहीं थे। विपक्ष एक्चुअली इस इंतजार में कभी इनका पतन हो जाएगा, हम सत्ता में आ जाएंगे। हाँ, बल्कि उस अखबार ने पूरी तरीके से बता दिया, निचोड़ ये निकाल दिया है कि ये देश पे एक वैचारिकी जो आरएसएस के है वो पूरी तरीके से कब्जा कर चुकी है, और अब आगे की राहें बहुत ही मुश्किल हैं इस देश के लिए। हाँ दोस्तों, बहुत ही गंभीर बात कही है। न्यूयॉर्क टाइम्स का लेख है, अगर मुझे उसका लिंक मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप भी पढ़ लेना। और राजनीति में जो कुछ होना है वो तो होता ही रहेगा, बात होती रहेगी, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम एक दूसरे से नफ़रत ना करें। समुदाय की नफ़रत जिस देश में भी एक दूसरे के प्रति पैदा हुई है, उस देश ने उस चीज़ को भुगता है और उसके परिणाम बहुत ही गंभीर होते हैं। राजनीतिक चर्चाएं एक तरफ, प्यार प्रेम और मोहब्बत बनाए रखिए दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, नए साल की बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं।